हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम और सीएचओ की एग्जाम और आने वाली जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों और अपने चहेतों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी एग्जाम है सभी को इसका फायदा मिल सके। कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता आने वाला कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले, अपनी तस्वीर बदल ले। कि मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मौम समझने की भूल मत करना। मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं। तो जिस प्रकार से सूरज एक संध्या होने के बाद में अस्त होकर के वापस से निकल जाता है, उसी प्रकार आपको भी हमेशा दिन दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करनी है और उसके साथ साथ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो आज अपन बिना समय गवाए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए किस किस टाइप पर आप उसका कब उसका किस टाइप पर जाकर के या किस स्टेज पे जाकर के उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। अब मेनली लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। अगर कोई डिजीज होती है तो डिजीज को सबसे पहले तो डिजीज को होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है, यानी डिजीज का क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस करना है। इसमें भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अलग अलग टाइप पे जाकर के अलग अलग स्तर पर जाकर के आप अलग अलग तरीके से डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर जो डिजीज हो गई है उसका अर्ली स्टेज में जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके उसका अर्ली डिजीज का ट्रीटमेंट करके उसको अर्ली रिहेबिलिटेशन वाली कंडीशन में पर्सन को रिहेबिलिटेट करके वापस से जो डिजीज नहीं हुई थी उससे पहले वाली कंडीशन में लाया जाता है। तो इसे पूरी तरीके से इसे प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में मेनली 4 टाइप के प्रिवेंशन देखने को मिलेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो मेनली 4 टाइप के प्रिवेंशन देखने को मिलते हैं। प्रायोरिटी पर बात करते हैं कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगा। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिजीज में वो रिस्क फैक्टर होता है। अब डिजीज को होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वहां पर रिस्क फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या करेगा, रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर देगा। रिस्क फैक्टर ही जब नहीं आएगा तो डिजीज भी नहीं होगी। तो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क फैक्टर इमरजेंस और रिस्क फैक्टर यानी जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसके इमरजेंस को प्रिवेंट कर देते हैं, प्राइमरी प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाएगा। सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट रहता है लेकिन डिजीज नहीं होती है। यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन अभी तक डिजीज नहीं है, लेकिन वो जो रिस्क फैक्टर है वो डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर कोई मान लीजिए रिस्क फैक्टर है तो वो आगे चल करके क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की तो बात करें तो यहां पर प्रिवेंट the emergence of रिस्क फैक्टर का जो इमरजेंस होता है उसी को क्या कर देना है, प्रिवेंट कर देना है। सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में यहां पर क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। अब यहां पर क्या हो गया, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो यहां पर डिजीज होने की संभावना होती है। यहां पर क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है उसकी प्रेजेंस में रिस्क फैक्टर क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा, तो यहां पर देखिए कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, यहां पर डिजीज हो गई है तो डिजीज को सबसे पहले क्या करना है, अर्ली स्टेज में उसका डायग्नोसिस करना है। जैसे ही मान लीजिए यहां पर डिजीज हो गई है तो डिजीज को क्या करना है, अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोसिस करो, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना है। और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के बाद उसका प्रॉम्प्ट या अर्ली ट्रीटमेंट करना है,
प्रॉम्प्ट या फिर अर्ली, जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो यहां पर यही देखने को मिलता है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड प्रिवेंशन होता है जिसमें टर्सरी प्रिवेंशन आएगा। टर्सरी प्रिवेंशन जो कि नंबर 4 पे आता है, टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि पर्सन को जल्दी से जल्दी पहले वाली जो कंडीशन थी उस वाली कंडीशन में वापस से लेकर के आओ। तो टर्सरी प्रिवेंशन में मेनली जो इसके इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसको वोकेशनलाइज करते हैं, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। यानी पर्सन पहले वाली कंडीशन में डिसेबिलिटी थी, उसको डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करो और पर्सन को रिहेबिलिटेशन करना है। यानी पहली वाली कंडीशन में पर्सन को वापस से जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पहली वाली कंडीशन में लेकर के आना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। तो यहां पर अपन डील करेंगे वन बाय वन, एक एक करके इनका डील करेंगे कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है, उसके बाद में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है एंड टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है। सभी के बारे में अपन को वन बाय वन डील करना है। तो यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आपन ने यहां पर डायरेक्ट यहां पर देखा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर की एंट्री को क्या करना है, उसके इमरजेंस होने को प्रिवेंट कर दो। यहां पर जहां पर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब रिस्क फैक्टर ही नहीं होगा तो वहां पर डिजीज नहीं हो सकती है, क्योंकि डिजीज को होने के लिए सबसे पहले रिस्क फैक्टर की आवश्यकता होती है। जब रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट नहीं होगा तो बिना पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर के कभी भी डिजीज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या करना है, प्रिवेंट करना है इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर है उनके इमरजेंस को ही क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो। जब यहाँ पर रिस्क फैक्टर ही प्रिवेंट हो गया तो यहाँ पर अब कोई भी किसी तरीके की डिजीज होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो रिस्क फैक्टर था उसी को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में प्रिवेंट और इमरजेंस करना है, प्रिवेंट करना है इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो। जिससे क्या होगा, ये आगे चल करके, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर होता है उसकी प्रेजेंस में क्या हो सकती है, डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जब रिस्क फैक्टर ही नहीं होगा तो यहाँ पर डिजीज में आगे चलकर कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसके मेनली इंटरवेंशंस की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के इंटरवेंशन कर सकते हैं। इंटरवेंशन में मेनली देखने को मिलेगा हेल्थ एजुकेशन होती है, और हेल्थ एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन दे सकते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पर्सन को। यहाँ पर देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको बिठा करके अकेले में या किसी पर्सन को अकेले में हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो उसे इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे जो इंटरवेंशन आएगा, मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर मास हेल्थ एजुकेशन, और मास का मतलब होता है बहुत से लोगों को एक साथ दी जाने वाली जो एजुकेशन होती है उसे मास एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यानी जिसमें मास मीडिया का, टेलीविजन हुआ, आपके रेडियो हुआ, इनका उपयोग कर करके एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ में एजुकेशन देते हैं, उसे मास एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मास हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। मास हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है अब जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ एजुकेशन दो, या फिर आप अलग अलग करके इंडिविजुअली एक एक पर्सन को आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं कि कैसे आपको डिजीज होने से उसके रिस्क फैक्टर को कैसे आपको रोक के रखना है। तो एग्जाम्पल की बात करें कि यहां पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, अगर किसी 5th क्लास की गर्ल है, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी 5th क्लास की गर्ल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा
कि एक 5th क्लास की गर्ल है, उसको चिल्ड्रन का ग्रुप है, 5th क्लास की जो गर्ल है उनके चिल्ड्रन का ग्रुप है, और उसको क्या बताया जा रहा है, एजुकेटेड किया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल की हाइजीन के बारे में। अभी तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन क्या होगा आगे चल करके जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो उस टाइम पर कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उसकी मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान किस टाइप की, किस तरीके से उसका मेंस्ट्रुअल हाइजीन करना है, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाली जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना है। तो यहां पर बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए 5th क्लास की गर्ल को बताया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया है, मास हेल्थ एजुकेशन का एग्जांपल है, और उसमें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं कि पर्सन को हेल्थी एनवायरनमेंट में जो भी आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है उनको बताने के लिए, या फिर बात करें जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है उसको उपयोग में लेने के लिए या उसको बनाने के लिए, उसके लिए क्या करना, पर्सन को हेल्थ एजुकेट करना अबाउट अडॉप्ट करने के लिए जो भी आपकी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है कि एक्सरसाइज करे, योगा करे, वॉकिंग करे, कम तेल मसाले वाली सब्जियां खाए, फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा ले, मिल्क का इंजेक्शन करे। तो इस तरीके से जो भी बताया जाता है ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल के लिए उनको हेल्थ एजुकेशन देना किसका एग्जांपल हो गया, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एग्जांपल है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो प्रिवेंशन आता है वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि यहां पर रिस्क फैक्टर तो क्या है, प्रेजेंट है। अब रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक्शन आर टेकन टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ द डिजीज इन द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। यानी इसका मतलब होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन एक ऐसा प्रिवेंशन होता है जिसमें एक्शन लिया जाता है टू अक्रेंस द डिजीज, क्योंकि यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में डिजीज में रिस्क फैक्टर होता है, वो डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में डिजीज को होने से प्रिवेंट करना ही प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। यहां पर देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब हुआ कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है, यानी यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा और उसकी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में क्या हो सकती है, ये डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, ये डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है या डिजीज कर सकता है। तो इसका डिजीज होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर रिस्क फैक्टर है लेकिन उसको डिजीज होने से प्रिवेंट करना है, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। और प्राइमरी प्रिवेंशन का जो मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें, मोड ऑफ इंटरवेंशन होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के, उसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट तो यहां पर सबसे पहले तो हेल्थ एजुकेशन दो, स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन देना है, दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है। तो सर सबसे पहला तो हेल्थ एजुकेशन दो और उसकी हेल्थ को क्या करो, प्रमोट करो, यानी हेल्थ एजुकेशन देकर हेल्थ का प्रमोशन करना है। तो पहला हो गया हेल्थ प्रमोशन। एंड सेकंड वन की बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब हेल्थ प्रमोशन के एग्जांपल की बात करें तो पर्सन को बोलना है कि उसको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, न्यूट्रिशनल डाइट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं उसको रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है। पर्सन को क्या करना है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने हैं, रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है और पर्सनल और एनवायरमेंटल सैनिटेशन करके रखना है। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन,
पर्सनल और एनवायरमेंटल सैनिटेशन करवाना है। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कि हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या करना है। तो हेल्थ एजुकेशन में या हेल्थ प्रमोशन में सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर ध्यान दो। कोई भी पतला दुबला कमजोर होगा तो उसमें क्या होती है, बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी होती है डिजीज की ज्यादा होती है। प्रॉपर रेस्ट करवाना है, क्योंकि अगर पर्सन है प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा होती है। बात करते हैं एक्सरसाइज करवानी है उसको प्रॉपरली, ताकि उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बनी रहे। पर्सनल और एनवायरमेंटल सैनिटेशन करना है, यानी खुद का और आसपास का जो भी वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसका सैनिटेशन प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करके रखनी है। तो ये किसमें आते हैं, हेल्थ प्रमोशन में आएंगे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को होने से प्रिवेंट करने के लिए उसके प्रति एक उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक उसका क्या किया जाता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करके रखना है। तो उससे क्या होगा, वो डिजीज होगी वो प्रिवेंट की जा सकती है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है। तो एक्शन आर टेकन स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज। किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है कि स्पेसिफिक एक्शन यानी एक्शन आर टेकन टू स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम। पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो आप साथ के साथ लिखते जाइए, पर्टिकुलर हेल्थ, जो पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके चांसेस को कम करने के लिए वहां पर एक्शन लिया जाता है, स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम। पर्टिकुलर एक्शन आर टेकन टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं उसे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में शामिल किया गया है। अब इसका मतलब होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में क्या होता है, वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के प्रति उसका एक एंटीजन को इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि वो जाकर के उस एंटीजन के खिलाफ या उस डिजीज के खिलाफ क्या बना लेती है, बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। तो वैक्सीनेशन की बात करें या फिर इसमें इम्यूनाइजेशन हो सकता है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की बात करें। सेकंड नंबर पे आता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए कोई इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों देते हैं, अगर बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन की कमी होती है तो उसमें रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, टिटनस टॉक्सोइड टीटी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है, या फिर कीमो प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं। अब कीमो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज होने से पहले उसको प्रिवेंशन के तौर पर जो भी डिजीज के लिए ड्रग्स दी जाती है उन्हें कीमोप्रोफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए उससे पहले प्रिवेंशन के तौर पर जो ड्रग्स देते हैं उन्हें कीमोप्रोफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब हो गया किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स दी जाती है उन्हें कीमोप्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। अब इसमें सेकंड नंबर पे आएगा कि यहां पर वियरिंग ऑफ हेलमेट्स, वियरिंग ऑफ हेलमेट्स। अब वियरिंग ऑफ हेलमेट्स क्यों पहना जाता है, ताकि सर सलामत रह सके, हेड को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हेलमेट पहनते। तो हेलमेट का भी एक स्पेसिफिक आपको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। सर को एक
प्रोटेक्शन मिल रही है, हेड को एक इंजरी के प्रिवेंशन के लिए हेलमेट्स पहनते हैं, तो वियरिंग ऑफ हेलमेट्स हुआ, ये भी किसका एग्जांपल होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है, उसमें भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जांपल देखने को मिलेगा। बात करते हैं टर्सरी नंबर पे, उसका जो एग्जांपल आएगा थर्ड नंबर पे, और एग्जांपल रहने वाला है आपका यहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, यहां पर डिजीज हो चुकी है, तो डिजीज का जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी सबसे पहले क्या करो, जो डिजीज हुई है, यहां पर क्या थी, यहां पर डिजीज प्रेजेंट, यहां पर डिजीज है वो प्रेजेंट है, यहां पर डिजीज हो चुकी है, तो डिजीज को सबसे पहले क्या करना है, उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो, अर्ली डिजीज हुई है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया उसका अर्ली डायग्नोसिस करो, अगर कोई डिजीज हुई है तो उसको अर्ली और इंसिपिडेंट स्टेज में क्या करना है, उसका पता लगाना है, और उसका जल्दी से जल्दी अर्ली और प्रॉम्प्ट उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्या करना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि यहां पर डिजीज होती है वो प्रेजेंट होती है, तो इट मींस द एक्शन आर टेकन टू रिड्यूस द चांसेस, यहां पर क्या करना है, जो भी डिजीज है उसको अर्ली स्टेज में उसका सबसे पहले तो पता लगाना है। अब अर्ली स्टेज में पता लगाने के लिए सबसे पहले उसका अर्ली आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस करने के बाद जल्दी से जल्दी एज मच एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है, ताकि आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो यहां पर अपन देखेंगे कि सबसे पहले डिजीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करो, उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करो, और उसके बाद में देखना है उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दे करके उसकी अर्ली और इंसिपिडेंट स्टेज में उसको रिकवर करना है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं यहां पर मोड ऑफ इंटरवेंशन की, या बात करें मैक्सिमम health program are based on सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है उस पर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो आपके हेल्थ प्रोग्राम है वो सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जांपल है। जितने भी आपके मैक्सिमम जो भी आपके हेल्थ प्रमोशन वाले प्रोग्राम है वो सभी किसमें आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएंगे। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है किसमें, जो सभी स्क्रीनिंग टेस्ट आएंगे। एग्जांपल में यहां पर लिखिए कि ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट सभी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो किसमें आते हैं, या किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अब ऑल इन्वेस्टिगेशन या फिर ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें बात आती है मेनली पूछा जाता है पैप स्मीयर है वो किसका, अगर पैप स्मीयर करते हैं किसमें जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। बात करें सेकेंड नंबर पे मैमोग्राफी है, कौन सा प्रिवेंशन है, बिल्कुल सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में कौन कौन से आते हैं, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें आएंगे, पैप स्मीयर हुआ, मैमोग्राफी हुई, कोलोनोस्कोपी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, कोलोनोस्कोपी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, पैप स्मीयर हुआ, मेमोग्राफी हुई, ये सभी किसमें देखने को मिलते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन हुए, जो भी आपका
ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर वाला टेस्ट है, ये भी एक स्क्रीनिंग एग्जांपल है। बीपी वाला जो स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग है, वो भी किसमें आएगी, सभी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। तो यहाँ पर सभी स्क्रीनिंग होती है वो किसमें आएगी, तो आपको याद रखना है प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है पी और पी फॉर प्राइमरी एंड पी फॉर प्रोफाइलैक्सिस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्राइमरी में कौन सा आएगा, तो प्राइमरी में आता है यहाँ पर सभी प्रोफाइलैक्सिस वाली जो चीजें होती है वो किस में आएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगी। जबकि बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है जो सभी स्क्रीनिंग वाली चीजें हैं, एज फॉर सेकेंडरी एंड एज फॉर स्क्रीनिंग। तो सभी जो स्क्रीनिंग वाली चीजें हैं या स्क्रीनिंग वाले टेस्ट होते हैं सभी किसमें आते हैं, स्क्रीनिंग में आएंगे। प्रोफाइलैक्सिस वाला किसमें आएगा, पी फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड पी फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन एंड एस फॉर स्क्रीनिंग एंड एस फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आपको पीपी और एसएस से याद रखना है कि सभी प्रोफाइलैक्सिस वाले टेस्ट होंगे या सभी प्रोफाइलैक्सिस वाले जो प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सभी स्क्रीनिंग वाले जो टेस्ट होते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पता लगा लिया आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करके या उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करके डिजीज का पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर डिजीज हो गई थी। डिजीज को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो, डायग्नोसिस करो, उसके बाद में अब जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी डिजीज है उसको अगर किसी पर्सन को मान लीजिए मोर देन 2 वीक से कफ है, तो उसमें क्या करवाना है, आपको स्पुटम का माइक्रोस्कोपी करवाना है। और स्पुटम माइक्रोस्कोपी अगर पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अब आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे ही आपने स्पुटम माइक्रोस्कोपी करवाया तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पाया गया, तो यहाँ पर उसको पता लगा कि पर्सन को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। अब जब पर्सन को पता चल गया कि ट्यूबरक्लोसिस है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसका डायग्नोसिस कर दिया आपने कि पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है। अब जल्दी से जल्दी विद इन 7 डेज में उसको डॉट्स स्टार्ट करना है। तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे, अर्ली स्टेज में उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ताकि डिजीज को और जल्दी से जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उसका अर्ली स्टेज में जैसे ही आपको पता चला कि पॉजिटिव स्मीयर माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव आया है, तो आपको डॉट स्टार्ट करनी है विद इन 7 डेज में आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव स्मीयर माइक्रोस्कोपी। अगर पॉजिटिव माइक्रोस्कोपी स्मीयर पॉजिटिव आता है तो आपको विद इन 7 डेज में क्या करनी है, डॉट्स थेरेपी स्टार्ट करनी है। और डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। तो यहाँ पर आपको डॉट्स स्टार्ट करनी है। यहाँ पर डॉट्स जो है वो टीबी के लिए दी जाने वाली दवाएं होती है, जिसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन आती है। फर्स्ट लाइन में अपन ने अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। फर्स्ट लाइन में HRZDS आती है या RIPS आती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड 2 पिकॉक्स मेकिंग लव से सेकंड लाइन ड्रग पढ़ाई हुई है। तो आप जाकर के जो फार्माकोलॉजी वाली है उसमें जाकर के आप अच्छी तरीके से क्लास देख सकते हैं। तो वहां पर पूरी तरीके से एक एक ड्रग पहले पढ़ाई हुई है, टीबी की या ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों पढ़ाई हुई है। तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को हमेशा अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पर ना तो जीत का कोई विकल्प है, ना ही मेहनत का कोई विकल्प है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ है वो बिल्कुल एकदम टकाटक होती चली जाएगी और आप जाकर के नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। और 80,000 की सैलरी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर के 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख तक की सैलरी उठाओगे तो आपको अंदर से आप अपने और अपने जो परिवार है उसके दोनों के सपने को पूरा कर सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको आज मेहनत करनी है, जो जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करनी है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे कि
सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन ने अपन ने पढ़ लिया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देख लिया है। बात करते हैं इसके बाद में कि जो सभी स्क्रीनिंग टेस्ट थे और कंफर्मेटरी टेस्ट सभी इसमें आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखने को मिलेगा। बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि क्या देखने को मिलता है। उसके बाद में अर्ली ट्रीटमेंट आपने कर दिया। थर्ड नंबर पे आता है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टर्सरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो टर्सरी प्रिवेंशन में क्या करना है, बेस्ड होता है रिड्यूस द लिमिट ऑफ डिसेबिलिटी। आपको क्या करना है, जो अब डिसेबिलिटी हो गई है, मान लीजिए कोई पर्सन था, पर्सन को सीवियर क्या था, यहाँ पर एम्पुटेशन करना पड़ा, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर पैर में गैंग्रीन हो गई थी या हाथ में गैंग्रीन हो गई थी, उसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ा। अब आपने हाथ काट दिया है तो उसको प्री डिजीज से पहले वाली कंडीशन में लाना है ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो रूटीन वर्क है उसको कर सके और अपनी एक जीवन यापन कर सके, अपनी जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। तो वहां पर आपको प्री डिजीज वाली कंडीशन में एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो सके उसको प्री डिजीज कंडीशन में, जो डिजीज से पहले वाली कंडीशन थी उसमें पर्सन को लेकर के जाना है। तो यहाँ पर दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो बेस्ड होगा रिड्यूस और लिमिट करनी है डिसेबिलिटी को, एंड इन्वॉल्व होता है इसमें रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन करना है पर्सन का। तो यानी इसका मतलब होता है कि आपको जो पर्सन है, अब पर्सन का आपने गैंग्रीन हुआ और उसकी वजह से एम्पुटेशन करना पड़ा आपको, तो यहां से मान लीजिए आपने हाथ को हटा दिया है, एम्पुटेशन कर दिया है, अब उसका एल्बो से ऊपर वाला हाथ बचा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको पर्सन को पुरानी वाली कंडीशन में, यानी जो डिजीज से पहले जैसा पर्सन था उस कंडीशन में आपको ले जाने की मैक्सिमम आपको क्या करना है, वो वाली कंडीशन पैदा करनी है जिससे पहले था वैसा वाला बनाना है। तो उसमें सबसे पहले डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना है। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन कैसे कर सकते हैं, आप सर्जिकल इंटरवेंशन करके कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन की कि टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब यही होता है कि पहले वाली कंडीशन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके संभव उसको पहले वाली डिजीज कंडीशन में, डिजीज से पहले जो कंडीशन थी उसमें पर्सन को लेकर के जाना है। तो यहाँ पर मेनली टू मोड ऑफ इंटरवेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करो। मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो फर्स्ट पे आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या देखने को मिलेगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर पर्सन में टू टाइप से डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर सकते हैं। पहला तो आप सर्जिकल कुछ करके सर्जिकल इंटरवेंशन करके कर सकते हो। अब सर्जिकल इंटरवेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन था, पर्सन आपके पास आया है और उसको क्या था, यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन का मतलब है डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना है। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन में सर्जिकल इंटरवेंशन कैसे करोगे, मान लीजिए कोई पर्सन था, उसका यहां से गैंग्रीन होना स्टार्ट हुआ है। अब गैंग्रीन हुआ तो यहाँ के टिश्यू वगैरह थे, सेल थी, वो डेड हो चुकी है, लेकिन गैंग्रीन क्या हो ज्यादा आगे ना बढ़े, उसका जो लिमिटेशन करनी है, जो डिसेबिलिटी हुई है अभी यहां तक है, अगर आपने इसका एम्पुटेशन नहीं किया तो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी बॉडी को, पहले पूरे हाथ को और फिर पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। तो आपको यहां से उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा, और एम्पुटेशन का मतलब होता है किसी पार्ट को काट करके हटा देना, एम्पुटेशन कहलाता है। तो यहां से आपको सबसे पहले उसका हाथ को काटना है, क्योंकि अगर आपने हाथ नहीं काटा है तो एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि पूरे शरीर को काटना पड़ सकता है, पूरा पर्सन की जान जा सकती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन करके उसका एम्पुटेशन करना है, ताकि जो इन्फेक्शन था वो ज्यादा से ज्यादा बाहर उसको कर दिया जाए, काट करके हटा दिया जाए, ताकि वो आगे वाले पार्ट का प्रिवेंशन कर सके और उसको आगे फैलने से रोक सके। तो यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन करके आपने एम्पुटेशन कर दिया। तो एम्पुटेशन होता है
इसका एग्जाम्पल में लिखिए कि एम्पुटेशन होगा, तो इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि यहां पर क्या देखने को मिलता है। अब आपने एम्पुटेशन कर दिया तो इसको फिजियोथेरेपी देकर के बचे हुए हाथ की फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में समझने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए ये पर्सन का इतना हाथ बचा हुआ है, तो आप फिजियोथेरेपी करवा करके उसके बचे हुए हाथ या बचे हुए पैर है उसकी क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करवा करके उसको मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा उसका कैसे यूज किया जा सकता है उसके बारे में आप बताना है। तो फिजियोथेरेपी करवाओ, पहले सर्जिकल इंटरवेंशन करके उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको हटा देना है, ताकि मैक्सिमम चांसेस हो कि जो इन्फेक्शन है वो कम किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। सेकंड नंबर पे बात करते हैं यहां पर कि डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन के बाद में आएगा रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि पर्सन को प्री डिजीज वाली कंडीशन में लेकर के जाना है। डिजीज से पहले जो कंडीशन थी उसको टू ब्रिंग द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल टू प्री डिजीज कंडीशन। डिजीज से पहले जो कंडीशन थी, बिफोर डिजीज से पहले जो कंडीशन थी उस वाली कंडीशन में पेशेंट को लेकर के जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पर्सन को उस वाली कंडीशन में, डिजीज से पहले वाली कंडीशन में लेकर के जाना है। अब इसके एग्जाम्पल में देखिए, फिजिकल हो सकता है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन हो सकता है, साइको सोशियल हो सकता है, वोकेशनल होगा एंड सोशियल। अब फिजियोलॉजिकल में क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल में देखेंगे कि सर्जिकल इंटरवेंशन करके आपने क्या किया, जो हाथ काटा था, अब हाथ में यहां पर आपको यहां से हाथ काटा है तो फिजियोलॉजिकल में क्या करना है, वहां पर आपको जो नया वाला हाथ है यानी जो भी आपकी जो एम्पुटेशन वाला पार्ट था उसको आपने हटाया और एम्पुटेशन वाले की जगह उससे आगे क्या देख लिया, जैसे आपका जो प्लास्टिक वाला हाथ आता है आपने वो लगा दिया है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। तो ये आपको फिजियोथेरेपी या सर्जिकल इंटरवेंशन करके आपने वहां पर उसका क्या कर दिया, वहां पर आपको एक एम्पुटेशन वाले पार्ट के आगे आपने प्लास्टिक का हाथ लगा दिया, प्लास्टिक का पैर लगा दिया। तो इसे कहा जाता है कि फिजियोथेरेपिकल या फिजियोलॉजिकल। आप वो क्या होगा, वहां पर जो हाथ लगाया है, पैर लगाया है, वो आराम से काम कर सकता है, आराम से वो हाथ उठा सकता है, कोई भी सामान को उठा सकता है। पैर लगाया है तो पैर क्या करेगा, पैर से वो चल सकता है। तो यहां पर क्या करना है, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दिया, जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया है, उसका कैसे यूज करना है उसके बारे में बताना है, उसको साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बताना है, ताकि वो ज्यादा टेंशन में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए। उससे बोलना है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर दी है, अब आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप काम कर सकते हैं। तो उसको वोकेशनल करना है, रिहेबिलिटेशन। वोकेशनल में क्या होता है कि पर्सन को इस तरीके से डेवलप करना है ताकि वो अपनी अर्न कर सके, कुछ अर्न कर सके, लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ अर्न कर सके। तो यहां पर अपन ने पूरे तीनों टाइप के क्या पढ़ लिए हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि यहां पर अपन को क्या करना होता है, किसी भी डिजीज को किस तरीके से और किस स्तर पे जाकर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ज्यादा फैलने से, उसी को लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। चार टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, चार टाइप में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर होता है, उसके इमरजेंट होने को प्रिवेंट कर दो ताकि रिस्क फैक्टर ही ना हो। यहाँ पर रिस्क फैक्टर नहीं होगा तो ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब रिस्क फैक्टर ही नहीं है तो डिजीज होने का कोई चांसेस नहीं है। तो उसमें इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, तो मास हेल्थ एजुकेशन देकर के आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया प्राइमोर्डियल। सेकेंडरी बात करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एग्जांपल कि आपने
सब्जी रोटी बना रहे थे, उसके लिए आपने तवा रखा है लेकिन गैस नहीं जलाया है और उस पर हाथ रख दिया। कौन सा वाला एग्जाम्पल है? प्राइमोर्डियल। अब प्राइमोर्डियल क्यों है? क्योंकि आपने गैस ही नहीं चलाई थी, तो तवा गर्म नहीं हुआ है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, आपने हाथ रखा, आपका हाथ नहीं जलेगा। सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी में क्या है? आपने तवा गरम था, यहां पर गैस तवा रखा, किस पे? गैस पे, और गैस जला दी है। उसके बाद में क्या होगा? तवा गरम होगा। जैसे ही तवा गरम था, वहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अब आपने रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट था, अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, आपने तवे पर हाथ रखा। तो जैसे ही आपने तवे पर हाथ रखा, गरम तवे पर हाथ रखते ही आपकी उंगलियां थी जल गई है। ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि यहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था। रिस्क फैक्टर क्या है? तवा गरम है, जैसे ही आपने हाथ रखा आपका हाथ जल गया, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, क्योंकि रिस्क फैक्टर था, आपने हाथ रखा, अब ये क्या हो गया? रिस्क फैक्टर कन्वर्ट हो गया डिजीज में। बात करते हैं सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट था, उसके बाद में डिजीज भी हो गई। तो जैसे ही डिजीज हो गई है, आपका हाथ जल गया, किसमें आ गया? और उसके बाद में हाथ जला है, अब इसके लिए आप जो भी टेस्टिंग करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, वो किस में जाएगी? जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन करोगे कि मेरा तो हाथ जल गया बाबू सोना, मेरा तो हाथ जल गया। तो यहाँ पर क्या करना है? ये क्या हुआ? उसके बाद में आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया, डायग्नोसिस किया, हाथ जल गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? आपने इस पे एसएसडी लगानी है, सिल्वर सल्फर डाइजीन लगानी है। सिल्वर सल्फर डाइजीन लगाई, आपने उसको छाछ में डाला है हाथ को, या यूरिया खाद के कट्टे में आपने हाथ डाला। ये सभी क्या होते हैं? अर्ली ट्रीटमेंट किया आपने। जैसे ही पता चला आपका हाथ जला, आपने एचएसडी लगा ली, बोरो प्लस लगा लिया, या फिर कोलगेट लगा लिया, या फिर आपने छाछ डाल ली उस पे, या ठंडी चीज में या पानी में आपने हाथ दिया, ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। अब इसको क्या करना है? अगर मान लीजिए आपका ज्यादा हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया, ऐसी नौबत आ गई आपका हाथ काटना पड़ा, उसके बाद में हाथ काट करके एम्पुटेशन किया, टर्सरी में जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि टर्सरी के फेमस एग्जांपल की बात करें, तो अगर कोई पर्सन है, हाइपरटेंशन का केस है, जिसको कि प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, टर्सरी प्रिवेंशन होगा उसका। डायबिटीज मेलाइटस वाला है, टर्सरी प्रिवेंशन में जाएगा। क्रोनिक किडनी फेल्योर है, रीनल फेल्योर है, या फिर किसी तरीके का हेपेटिक फेल्योर है, ये सभी ऐसी कंडीशन जो जल्दी से ट्रीट नहीं होती है, टर्सरी प्रिवेंशन में लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीज है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज हो गया है, तो उसको क्या करना है? मीठे से बचना है, हमेशा इंसुलिन लेना है। तो ये क्या है? टर्सरी प्रिवेंशन है, क्योंकि एक बार हो गई जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। क्रोनिक क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है, ठीक होने वाली नहीं है, जिंदगी भर आपको दवाएं लेनी पड़ेगी। क्रोनिक आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सभी कंडीशन होती है जो जल्दी से ठीक नहीं होती है। आपको लाइफ लॉन्ग क्या लेनी पड़ती है? दवाई या मेडिसिन लेनी पड़ती है, सभी है वो टर्सरी प्रिवेंशन में जाती है। तो यहाँ पर अपन ने अच्छी तरीके से टर्सरी प्रिवेंशन पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको आग की तरह, ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी में लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो अब मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।